बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में जारी गैर यकीनी सियासी सूरत हाल में सियासी फरीकैन को अपने अपने चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तहरीक इंसाफ की सूरत में तगड़ी अपोजिशन, मुआशी बदहाली और पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का सामना है, तो तहरीक इंसाफ के लिए भी मामलात इतने सादा नहीं हैं। गो के तहरीक इंसाफ के पास अवामी सपोर्ट तो है, लेकिन इसके पास कबल अज वक्त इंतखाबात को यकीनी बनाने और निगरान हुकूमत की तश्कील के हवाले से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं। बात करें अगर पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी को भी सिंध में बैड गवर्नेंस और पंजाब में दोबारा स्पेस बनाने के हवाले से चैलेंजेस दरपेश हैं, जबकि MQM भी दोबारा से कराची की सबसे बड़ी जमात बनने की तगदो में मसरूफ़ है। तो इन सब चैलेंजेस से निमटने और अपनी अपनी सियासी बका को यकीनी बनाने के लिए सियासी फरीकैन इस वक्त खास से मुतहरिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में तय पाया है कि इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे, किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, ना ही किसी का दबाव कबूल किया जाएगा। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी कोर कमेटी में अहम फैसले किए हैं। कबल अज वक्त इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली बनाई है, जबकि शुनीद है कि जरदारी साहब भी पंजाब में मुतहरिक होने जा रहे हैं। MQM ने भी कराची में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इस सारी सूरत हाल में सवाल ये है कि सियासी फरीकैन में से कौन किस पर भारी पड़ेगा, और इख्तलाफी नोट ये है कि सियासी फरीकैन के दरमियान इस रस्साकशी रियासत पाकिस्तान और अवाम के मफादात को पहुँचने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। ये सवालात अपने पैनल के सामने रखेंगे। हमारे साथ साद रसूल साहब मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब मौजूद हैं, हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ अफेयर्स अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर जावेद, आप लंदन में मौजूद हैं। लंदन प्लान के हवाले से खबरें खासी मुतहरिक हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की, और जो इतलात हम तक पहुंची हैं वो ये हैं कि ना तो किसी से ब्लैकमेल होंगे और ना ही किसी का दबाव कबूल किया जाएगा, जबकि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने तो कह दिया है कि अगर इलेक्शन की डेट नहीं मिलती तो 2 हफ्तों में फाइनल कॉल दे दी जाएगी। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान की सूरत में हुकूमत के सामने है, क्या तय पाया इस लंदन प्लान में, उसे किस तरह से निपटना है इस हुकूमत ने? इस मुलाकात की जो अहम बात है वो यही है कि नवाज शरीफ साहब ने भी दो टोक यही कहा है शहबाज शरीफ साहब को कि इंतखाबात को आप मुकर्ररा वक्त पर होने दें, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ये कहा है कि आपने किसी दबाव में नहीं आना। एक बात उन्होंने जो ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब को कही है कि वो अपने इत्तेहादियों से करीबी रब्ता रखें और उनको ऑन बोर्ड रहें, और इन पर आइंदा चंद आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मज़ीद जो सियासी कुछ रहनुमा उनके लंदन आने की तवक्को है। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब के साथ ये बड़ी एक डिटेल्ड मीटिंग इसलिए भी थी कि इस मीटिंग में सिर्फ इसहाक डार साहब थे और इसके साथ सलमान शहबाज थे। तो समझ लें कि एक 1 to 1 की ही कैफियत आप देख सकते हैं, जिसमें मामलात को आगे रोड मैप जो है, अगर आप कह सकें कि अगले चंद महीनों का रोड मैप होगा, जिसमें फैसला जो सियासी तौर पर है उस पे नवाज शरीफ साहब ने गाइडलाइन दी है शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि सियासी मामलात सारे जो हैं वो नवाज शरीफ साहब संभाल रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में आज शहबाज शरीफ साहब को एक वाज़े पैगाम भी दे दिया गया है और उन्हें एक हौसला भी दे दिया गया है कि इंतखाबात अगले साल मुकर्ररा वक्त पर और कोई ब्लैकमेलिंग नहीं। अजहर साहब, ये जो सारी आप बातें कर रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग भी अजहर साहब ये बताइए, लेकिन ये जो इंतखाबात की भी बात हो रही है, तो तय क्या पाया है? क्या स्ट्रेटजी नून लीग ने अपनाई है इन सारी चीज़ों से जो है सूरत हाल से निमटने के लिए? क्या कोई अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया जाएगा? क्या हुकूमत कोई अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है? इस हवाले से भी आपके पास कुछ खबरें आई हैं? जी, सबसे अहम एक और जो नुकता था वो मुआशी सूरत हाल पे बात हुई, सैलाब मुतासरीन की, और उनके हवाले से बात हुई। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये एक वाज़े मैसेज दिया है कि आपको अपनी मुआशी पॉलिसियों के हवाले से ड्रास्टिक स्टेप्स लेना होंगे। अवाम पे जो महंगाई का बोझ है, जो आपने देखा कि यहाँ से इख्तलाफी आवाज़ें लंदन से पहले भी आई हैं और पहले भी कहा गया है कि जो मुआशी सूरत हाल है, जो महंगाई हो रही है, उस पर काबू पाना चाहिए। तो एक बड़ा वाज़े पैगाम महंगाई के हवाले से भी था।
नवाज शरीफ साहब ने जो उनको फीडबैक यहाँ पे मिला था और उनके मुताबिक उन्होंने हुकूमत को भी यही कहा है, शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि जो पेट्रोलियम के प्राइसेस कम करें और जो महंगाई और ख़ासतौर पर जो बिजली के बिल है जिनमें टैक्सेस आ रहे हैं उन पर काबू पाया जाए। तो नवाज शरीफ जो हैं वो यहाँ पर अपनी सियासी अगली लड़ाई लड़ने में जो है इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं। और एक जो है अहम जो हमारे सोर्सेज बताते हैं वो जो बात है वो नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के हवाले से, उनके केसेस के हवाले से और उनके मुख्तलिफ मुकदमात जो जिनकी अपील पेंडिंग्स है उस हवाले से भी बात हुई है। और अगर हम मेरा ख्याल है कि जो सोर्सेज बता रहे हैं उसमें अगले कोई 1-1.5 महीने में नवाज शरीफ की जो लीगल टीम है वो हमें हरकत में नज़र आएगी अपीलों के हवाले से, क्योंकि अभी वेट किया जा रहा है मरीम नवाज साहिबा की जो अपील है उसके फैसले का। तो ये इम्पोर्टेंट नवाज शरीफ की वापसी भी। जी साहब अजहर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बहुत से लोग इसके अंदर यहाँ पे पाकिस्तान में भी बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जिन 3 अशखास का आपने नाम लिया, नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब और सलमान शहबाज साहब, ये तीनों पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं। और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उनके भाई तो हैं और सियासी वाबस्तगी और दीगर चीज़ें तो और बात हैं, लेकिन क्योंकि वो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान की रियासत की मशीनरी को तीनों मतलूब हैं। कोई इस बारे में भी बात हुई वहाँ पे कि हमारी अदालतें आपको ढूंढ रही हैं, FI आपको ढूंढ रही है, वापस आना चाहिए, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी के लिए भी ये बेहतर होगा, नून लीग की साख के लिए ये बेहतर होगा? हमजा शहबाज साहब और इसहाक डार साहब की वापसी की भी बात हो रही है साथ साथ कि आप वो मतलूब हैं सारे। जी साहब, बात यह है कि हमजा शहबाज साहब तो वापस आ गए हैं, अगर आप इल्म में हो तो। मेरे ख्याल आप सलमान शहबाज साहब की बात कर रहे हैं जो इस पे हमारी तफसीलन सलमान शहबाज साहब की, सॉरी मैं बात कर रहा हूं। जी सलमान शहबाज जी हमारी तफसीलन बात एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुई है नवाज शरीफ साहब से भी इस पे। तो और जो उनका मौक़िफ़ है, ये मैं आपको उनका मौक़िफ़ बता रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि ये मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमात हुए या जो सज़ा हुई वो एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। ये उनका मौक़िफ़ है। उनका ये कहना है कि एक पूरी प्लान के तहत मुझे सियासत से आउट करने के लिए कुछ लोगों ने जो मनसूबा बुना था ये उसका नतीजा है। वो कहते हैं मैं बेगुनाह हूँ। उनका ये कहना है कि ये उनका नवाज शरीफ साहब की मैं जो बात बता रहा हूँ वो ये कहते हैं कि अगर मुझे फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक मिलता है तो मैं इस जो मुकदमात में मैं बरी होऊंगा और मेरे खिलाफ ये झूठे मुकदमात है। यही चीज़ मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब का भी, क्योंकि वो उनके भाई हैं और उनका ये कहना है कि एक सिस्टम के तहत हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर जाली झूठे मुकदमात सजा दिलवाई। लेकिन सॉरी, कता कलामी की माजरत, इशू ये है कि अब पिछले 4-1 महीने से तो पूरी रियासती मशीनरी नवाज शरीफ साहब से इंस्ट्रक्शंस भी लेती है, इकनॉमिक पॉलिसी के ऊपर भी बात करती है, आगे आने वाले बड़े फैसलों पे भी बात हो रही है। अब जो प्रोसिक्यूशन है वो भी हुकूमत के नीचे है, अदालतों से भी नून लीग को रिलीफ मिल रहे हैं। तो ये जो पिछले 4-5 महीने चले, पहले तो PTI ने कोई बड़ा जुल्म किया और एक प्लानिंग के तहत उनको सज़ा दी, अब तो सारी हुकूमत उनकी है, अब तो उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है। अब किस बात की दिक्कत है? साहब, आपका जवाब आपके सवाल में ही है कि वो अगर हम ये कहें कि नवाज शरीफ अपनी ज़ात के लिए हुकूमत को नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो शायद ये भी एक एंगल हो सकता है कि उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से अपनी हुकूमती मशीनरी को प्रेशराइज नहीं किया। अगर आपके सवाल को ही मुद्दे नज़र रखा जाए तो फिर ये भी हो सकता था कि वो कहते नहीं, मेरे खिलाफ पहले मुकदमात को ख़त्म किया जाए, सारी चीज़ें की जाए, हुकूमत इसमें आए, तो फिर वो भी एक गलत बात होती कि वो एक हुकूमती मशीनरी को अपने मामलों के लिए तो तकरीबन कर ली ना, तो वो तो कर ली ना, तो फिर आप यही वो लीगल प्रोसेस पे आएगा ना। तो वो उन्होंने जो आपने कहा कि 4 महीने क्यों नहीं हुआ, तो मेरा जो ख्याल है, जो मैं देखता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को जल्दी कोई नहीं। अच्छा, वो जो मामलात को अपने आसान तरीके से नेचुरल फ्लो में जाना चाहते हैं। क्योंकि उनकी वापसी जो मुझे नजर आ रहा है, जब तक कोई इलेक्शन के हवाले से कोई वाज़े रोड मैप नहीं आ जाता, क्योंकि अभी तो इलेक्शन जो है वो अभी करीबन 11 महीने या 12 महीने, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता, कि अगले साल ही हैं, तो वो उस तरीके से वो चलना चाह रहे हैं। वो हुकूमती रहनुमा जो हैं, नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी मुतालबा कर रहे हैं और दीगर रहनुमा भी मुतालबा कर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब ने कल आना है तो बेहतर है वो आज आ जाए वापस।
मेरा ख्याल है ये ऑन रिकॉर्ड मुतालबा कर रहे होंगे। ऑफ द रिकॉर्ड तो या निजी महफिलों में तो ख्वाजा आसिफ साहब यही कहते हैं कि अभी आपको वेट करना चाहिए अपने मामलात का। जैसे कि आपने कुछ और मैं रहनुमाओं को भी सुना, जैसे मरीम नवाज साहिबा भी कह चुकी हैं कि वो अब नवाज शरीफ साहब को जेल जाते हुए नहीं देखना चाहती। तो अभी टाइम है, नवाज शरीफ साहब को जल्दी कोई नहीं है। अगर हम देखें कि अगले एक दो। जी जी अदील साहब। अजहर साहब, जो शहबाज शरीफ साहब को विद इन पार्टी रेजिस्टेंस का सामना है, जो तनकीद हो रही है, क्या ये भी उन्होंने शिकवा किया, क्या ये मामला भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब के सामने उठाया? अदील बड़ाई साहब, मेरा ख्याल है कि विद इन पार्टी तो उनको रेजिस्टेंस, हमें जो मामलात हैं वो कोई इतने नज़र नहीं आते। मैं आपको बताऊं, जो भी मामलात हैं ये इस वक्त तो हुकूमती मामलात ज़्यादातर शहबाज शरीफ साहब का ही जिम्मे है, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। नवाज शरीफ साहब ज़्यादातर मामलात जो हैं वो सियासी देख रहे हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब का जो कैंप है वो ज़रा साइड पे, अगर आप जवेद लतीफ़ साहब को देखें, वफाकी वजीर तो उनको बना दिया गया, लेकिन वजारत अभी तक नहीं मिली उनको। इसके अलावा जो इधर जिन्हें आप मरीम नवाज कैंप कहते हैं, उनके लोग तो अभी वो तो समझते हैं कि हम अभी हुकूमत में आए ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ जो उनकी वजारतें, अगर उनको कुछ उम्मीद पैदा हुई थी, पंजाब गवर्नमेंट में मिली भी थी, तो वो ख़त्म हो गई। तो फेडरल लेवल पे आप शहबाज शरीफ को शिकवे के बजाय मेरा ख्याल है जो दूसरा कैंप है वो शायद शिकवा कर रहा हो शहबाज शरीफ साहब के, शायद उन्हें एडजस्ट नहीं किया जा रहा। तो अच्छा, शहबाज अजहर ये भी बताइएगा कि ये जो बातें हो रही थी कि महंगाई के हवाले से भी सारा बोझ जो है वो अवाम पर डाल दिया गया है। नून लीग की तरफ अंदर ही हमने देखा कि दो आवाजें उठ रही थी, एक शहबाज शरीफ के फैसलों को ग्रुप सपोर्ट कर रहा था तो दूसरा उसके अगेंस्ट था, और उसकी बुनियाद पर दो बयानियों की बातें भी होने लग गई। ये जो नाराजगी थी नवाज शरीफ साहब की महंगाई को लेकर, शहबाज शरीफ साहब उस नाराजगी को भी दूर कर पाए? जी, आज ये बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता रहा, और जो लोग मौजूद थे उनसे जब बात भी हुई जो हाईएस्ट लेवल पे, तो नवाज शरीफ साहब ने ये बाकायदा एक बड़ा पॉइंट उनके सामने रखा है शहबाज शरीफ साहब को, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ये वाज़ेह मैसेज दिया है कि अगर आप महंगाई जो है इस वक्त सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी हुकूमत की, और अगर आप महंगाई पे काबू नहीं पाते तो ये मुश्किल होगा। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को इस बारे में क्लियर जो इंस्ट्रक्शंस या उनको गाइडलाइंस या हदायत दी हैं, उसमें ये कहा है कि आपको आवाम को रिलीफ देना होगा, हर सूरत में देना होगा। और अब जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो भी कम हो रही हैं, तो आपको उसका जो फायदा है वो नीचे तक देना होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जिससे नवाज शरीफ साहब जो बात हुई है। जी जी अजहर साहब, एक और मामला पाकिस्तान में पिछले चंद हफ्तों में ज़ेर बहस है। पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसके ऊपर एक बात की और कहा कि आने वाले हफ्तों में, महीनों में जो अहम तकरीरात आने वाली हैं उस पे फ़ैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे। तो क्या इसके ऊपर भी कोई डिस्कशन हुई, या इसके लिए अलहदा वापस जाना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को अब से महीना डेढ़ बाद लंदन मुशावरत करने के लिए? क्या ये मामला भी ज़ेर बहस आया? देखिए जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और बिल्कुल ज़ेर बहस आया, और इस मामले पे जो अभी तक की सूरत नज़र आ रही है वो वेट एंड सी वाली पॉलिसी मुझे लग रही है, और उसमें जो मुख्तलिफ जो इत्तेहादियों के साथ भी बातचीत होगी, और जो नवाज शरीफ साहब के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस अगर आप देखें वो उनको भी पता है, जितने भी आर्मी चीफ उन्होंने लगाए उसके बाद जो मामला हुआ। तो मेरा ख्याल है कि मुझे इतलात पहले भी मिल रही है कि इस दफ़ा कोशिश की जा रही है कि ऑन मेरिट्स जो भी जो शख्स मौजू है आइनी तकर्री के लिए उस पर जोर दिया जाए। और इस मामले पे भी नवाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा है कि आप इसको ड्यू कोर्स और ड्यू प्रोसेस के जरिए करें, लेकिन अभी टाइम है, इसमें मजीद डेलिब्रेशन होगी। नवाज शरीफ साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब की एक और भी मुलाकात होगी, वो घर पे होगी, और बहुत सारे मामला जो हैं वो घर पे होने वाली मुलाकात में भी होंगी। तो अभी शहबाज शरीफ साहब अगले तकरीबन 24 से 36 घंटे लंदन में है, एक कुछ मुलाकातें जो हैं वो होंगी। लेकिन एक बात काफ़ी हद तक मामला के इसहाक डार साहब के हवाले से भी बात हुई है, और जो मेरे पहले भी मैं इस पर बात की है मैंने, इसहाक डार साहब को विद इन गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की रोका गया पाकिस्तान आने के लिए। वो तैयार थे, नवाज शरीफ साहब भी चाहते थे वो वापस आएँ। तो इसहाक डार साहब की वापसी के हवाले से और मईशत में उनके किरदार के हवाले से आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि उनका रोल बढ़ेगा। और आज की मुलाकात के बाद शायद मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए थोड़ी सी ज़रा परेशानी वाली बात हो, क्योंकि इसहाक डार साहब
मामलात को आगे लेके बढ़ने के लिए पूरी तैयारी है उनकी। अजहर और साहब, इसहाक पंजाब डार में साहब तब्दीली के हवाले से जो बातें हो रही हैं, पंजाब में कोई तहरीक अदम एतमाद या तहरीक अदम एतमाद के बगैर अगर काफ लीग के साथ कंटिन्यू करना है तो उस सूरत में क्या होगा, पंजाब की आगे पिक्चर क्या बनती नजर आ रही है, ये भी यकीनन गुफ्तगू का हिस्सा तो होगा। जी अदील वड़ाई साहब, ये पंजाब ही तो आपको पता है आधे से ज़्यादा पाकिस्तान और पंजाब की सियासत ही जिसके पास हुकूमत होती है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो मेरे इतलात हैं कि बैकग्राउंड राब्ते हैं चौधरी शुजात साहब के साथ और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, क्योंकि आसिफ अली जरदारी पंजाब का फ्रंट देखते रहे हैं, उन्होंने ही आगे सारा काम किया है। और इस पंजाब के मामले में भी जो शहबाज शरीफ साहब ने, मैंने अभी बताया कि उनकी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब से जो मुशावरत हुई है उससे भी उन्होंने आगे उनको आगाह किया। तो पंजाब में बैकडोर राब्ते आप कह रहे हैं कि वो हो रहे हैं, इस हवाले से आपको लगता है कि पंजाब में कुछ ना कुछ पेशरफ जरूर होगी। अजहर, जाते जाते मुफाहिमत के हवाले से भी कुछ बता दें। जो हमारे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब कोशिशें कर रहे हैं और वो खासे पुरुमीद हैं कि आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर आएगी। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो राजी हैं इन मुज़ाकरात में शिरकत करने के लिए? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब से जो मेरी बात हुई है या जिक्र हुआ है वो इनको समझ लें कि मजाक ही समझते हैं कि आसिफ अली जो आरिफ अलवी साहब है उनका कहना है कि वो एक पार्टी के नुमाइंदे हैं। अच्छा। वो एक पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे कौन सी मुफाहमत करवा सकते हैं। वो समझते हैं कि आरिफ अलवी का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। उन्होंने कहा जो उनके पास किरदार रहा सदर आरिफ अलवी साहब का वो या एक पीटीआई के मेंबर के तौर पे रहा है, पीटीआई के रहनुमा के तौर पे रहा है, तो उनका ये कहना है कि उनकी मुफाहमत तो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। तो इन बातों में नवाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड नहीं है और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उनकी पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये एक बुलबुला ही हो सकता है चंद दिनों के लिए, जो एक बुलबुला बना हुआ है, हो सकता है अगले चंद दिनों में वो बुलबुला भी फट जाए। बहुत शुक्रिया हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ अफेयर्स अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद थे। जो बातें हुई प्रोग्राम में यही कि मुफाहिमत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इस मामले को इतना संजीदा नहीं समझते। पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई तब्दीली हो सकती है क्योंकि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब ने जो आवाम को रिलीफ देने के लिए शहबाज शरीफ से कहा है उसके बाद आवाम के लिए भी कुछ आसानी होगी। बहरहाल पंजाब में जो तब्दीली का शोर है इसकी जानिब आते हैं। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मुतहरिक हो गए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में ये एक बड़ी हकीकत है कि पंजाब का हुक्मरान ही दरअसल मुल्क का हुक्मरान जो है वो तस्वर किया जाता है और कहा जाता है कि पंजाब के जो फैसले होते हैं वो वफाक पर भी असरअंदाज होते हैं। यही वजह है कि जब PDM के हाथ से पंजाब निकला तो वो अपने आप को बेबस महसूस करने लगी और फिर से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं कि किसी तरीके से पंजाब जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ले लिया जाए। तो क्या PDM की हुकूमत इन कोशिशों में कामयाब हो जाएगी? कौन कौन से प्लान है जिस पर ये अमल करने जा रहे हैं? इस पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ मुल्तान नौमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। नौमान, ये जो कोशिशें हो रही हैं, ये जो खबरें आ रही हैं कि पंजाब में तब्दीली की कोशिशें कर रही है PDM हुकूमत, क्या ऑप्शंस हैं इनके पास तब्दीली लाने के लिए? बिल्कुल, मैं थोड़ी सी तौसीह कर सकूं आपकी बात में। एमएनएस हैं और 105 जो है MPs हैं जो कि हुकूमत बनाने और गिराने में किरदार अदा करते हैं और काफी हद तक इनका रोल होता है। इसी हवाले से बड़े बड़े खानदान हैं जो यहाँ पर मुतहरिक हैं। खुसूसी तौर पर जो जहांगीर तरीन है काफी हद तक एक्टिव हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं कर पाया कि उन्होंने कौन सी पार्टी से कौन से प्लेटफॉर्म से जो है रोल प्ले करना है। लेकिन उन्होंने जोड़ तोड़ शुरू कर दी है, मुलाकातें शुरू कर दी हैं। मखदूम अहमद महमूद जो साबिक गवर्नर है उनके यहाँ भी उनका हर वीकेंड पे जो है इकट्ठे होते हैं। उसके साथ साथ उनके मुशावरत जो है, उनके बैकडोर जो राब्ते हैं वो नून लीग से भी चल रहे हैं, लेकिन अभी तक डिसीजन फाइनल नहीं कर सके। लेकिन जो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैं उनका ये कहना है कि जहांगीर तरीन जो है वो रोल अदा करेंगे उनके प्लेटफॉर्म से, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, और फ्यूचर में जो उनकी प्लानिंग है उसी हवाले से है। तो इसी सिलसिले में उन्होंने जोड़ तोड़ जो है काफी तक शुरू कर चुके हैं। लेकिन नून लीग का क़यादत का ये कहना है कि वो उनके साथ राब्ते में, क्योंकि लोधरा से उनके बेटे जो हैं वो उम्मीदवार हैं, ख्वाहिशमंद हैं, फ्यूचर में NA के उम्मीदवार हैं, ताकि वो फ्यूचर में जो सिचुएशन है उसको क्लियर कर सकें। काफी हलचल जो है शुरू हो चुकी है, लेकिन ये तमाम हलचल जो है ओवरऑल जो है ये जनरल इलेक्शन के हवाले से है। लेकिन अभी जो है पंजाब में तब्दीली के हवाले से ऐसा जो उस तरह की सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही, लेकिन जनरल इलेक्शन की तैयारियां जो है वो काफी हद तक वो शुरू हो चुकी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ मुल्तान नौमान खान हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी पर मजीद बात होगी, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में जो तब्दीली का शोर है इस पर हम बात कर रहे हैं। अदील वड़ाई साहब, आप इस पर बात करने से पहले अहम तैनाती को जो पोलिटिसाइज किया जा रहा है सियासी जमातों के हवाले से, उस हवाले से हमें कोई खबर देना चाह रहे हैं। साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि पंजाब में तब्दीली के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जिन 3 ऑप्शंस पर ये हुकूमती इत्तेहाद गौर कर रहा है, वो उन खबरों में कितनी सदाकत है? जी, लंदन में जो मुलाकातें चल रही हैं इसमें मुख्तलिफ क़ियास-रइयाँ जो की जा रही हैं कि जो अहम तैनाती होनी है उससे मुतल्लिक कोई फ़ैसला होने जा रहा है। कोई फ़ैसला इस मुलाकात में नहीं होने जा रहा और इस मुलाकात में डिस्कशन की हद तक चीज़ें ज़रूर होंगी, लेकिन अभी उस फ़ैसले का वक्त नहीं आया। इसके अलावा इस मुलाकात में जो नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से गुफ्तगू हुई है, शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल ब्रीफिंग लेकर यहाँ से लीगल टीम से लेकर गए और उन्होंने सारी सूरत हाल पर ब्रीफ किया है। और उसमें जो बड़ी रुकावट अभी तक नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो उनके केसेस हैं वो जुड़े हुए हैं नैब के उस कानून की फेट से जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। इसका इंतजार किया जा रहा है। ये ना हो कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उस कानून से रिलीफ लेके वतन वापस आ जाएं, वो कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उड़ जाए और उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़े। इसके अलावा एक और जो मामला है जो नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो डेवलपमेंट है, उसमें मरियम नवाज का केस जो कि 20 सितंबर को जिसकी समाअत दोबारा होने जा रही है, वो केस अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है। उसमें मरियम नवाज के वकील के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और उसमें अब नैब के दलाइल शुरू होने हैं और नैब के जो दलाइल हैं वो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और उसमें जो अदालती रिमार्क सामने आए हैं उसको जो नून लीग है उसे बड़े हौसला अफजा अपने लिए वो करार दे रही है। उन्हें नजर आ रहा है, अच्छा जब मरियम नवाज के केस में अगर कोई फैसला ऐसा आता है जो उनके हक में जाता है अपील में, तो इसमें मियां नवाज शरीफ साहब के केस में उनके लिए वो समझते हैं कि एक तो कॉन्फिडेंस मिलेगा और दूसरा एक बहुत बड़ा उनकी वापसी के हवाले से, क्योंकि केस तो सेम है जो एवन फील्ड रेफरेंस वाला है और उसमें अगरचे मियां नवाज शरीफ का एक और केस अलग से है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला भी हल नहीं हुआ तो इसलिए उनकी वापसी इस चीज से मशरूत है जो उनको बताया गया। दूसरी बात यह है कि जो अहम तैनाती के हवाले से जो अब ये तरह तरह की बातें क़ियास-रइयाँ ये जो शुरू हो गई हैं, इस पे कोई फैसला ना इस मुलाकात में होने जा रहा है, ना अभी उसका कोई वक्त आया है। अलबत्ता जाहिर है एक इंपॉर्टेंट मामला है, उस पर डिस्कशन की हद तक जरूर मामला जो 1-on-1 अभी मुलाकात जो है वो होगी उसमें ये चीज आएगी। लेकिन जो एक माहौल बना दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस पे बड़ा स्मार्ट प्ले किया है और नून लीग को इसमें बैकफुट पे डाल दिया और नून लीग अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए, हालांकि इमरान खान साहब जो हैं उनकी सारी सूरत हाल में कोई रेलेवेंस नहीं थी, उनका कुछ लेना देना नहीं है तैनाती के हवाले से। आपका पॉइंट आ गया, ये खबर दे दी मुझे साद रसूल साहब की जानिब भी जाने। पंजाब के हवाले से बता दें कि अभी भी -1 का खतरा जो है तहरीक इंसाफ पर मंडला रहा है और ये जो 3 ऑप्शंस हैं जिन पर गौर किया जा रहा है कि परवेज इलाही को भी इमरान खान साहब से दूर किया जाए या फिर चौधरी शुजात जो है बतौर पार्टी सदर कोई स्टेप वो लें, या फिर इससे पहले जो इत्तेहादी हुकूमत ने किया वो करने जा रही है कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान को अपनी जानिब खींचने की कोशिश करी। जरा क्विकली मुझे इस पर आप आंसर दे दीजिए। देखें, पंजाब की जो सूरत हाल है, पंजाब की सूरत हाल में जो अभी जो राब्ते हुए हैं, जहां तक मामला है जहांगीर तरीन ग्रुप वाला और मखदूम अहमद के साथ, ये जो ज़ाहिर इनकी रिश्तेदारी भी थी, ये कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करने जा रही सूरत हाल। और ना ही जो पंजाब में आगे हुकूमत के साथ जो पंजाब में कोई तब्दीली अगर होनी है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आगे इलेक्शन के हवाले से इस पर अलग से बात की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ इस पर क्विकली अगर मैं बता दूं कि ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा दचका नहीं है। अगर ये किसी अपनी जमात बनाते हैं, बल्कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। और अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद नून लीग के साथ अलायंस हो के तब कोई सूरत हाल बन सकती है, अदरवाइज। और ये भी अगले इलेक्शन की बात हो रही है। अभी जो पंजाब में तब्दीली के हवाले से जो चीज नून लीग जो बात कर रही है, वो नून लीग ये बात कर रही है कि अगर हुकूमत गिराने में वो कामयाब हो जाते हैं, कोई तहरीक अदम एतमाद आती है या तहरीक अदम एतमाद आए बगैर काफ लीग के साथ कंटिन्यू करना पड़ता है,
तो ऐसी सूरत में भी हमजा शहबाज कम अज कम जो हैं वो वजीर आला अब नहीं होंगे, क्योंकि हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने से सारी सूरत हाल में जो ऑप्टिक्स के मामला है उसमें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। साद रसूल साहब, अदील वड़ैच की गुफ्तगू भी आपने सुनी। जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद के दरमियान 10 साल बाद सुलह हो गई। ये पीडीएम की पसे पर्दा कोशिशें और ये सुलह, इसको हम अगर कुल मिलाकर देखें तो तहरीक इंसाफ के लिए कोई खतरा आप देख रहे हैं पंजाब में? देखिए, मैं पंजाब पे बात करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, लेकिन बहुत बसद एहतराम मैं आपके इंट्रो में एक छोटी सी बात पे कमेंट करूँ कि हमने बात की कि जो पंजाब की हुकूमत करता है वही इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान की हुकूमत करता है। हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, पंजाब एक बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है, मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, मेजॉरिटी पाकिस्तान के लोग जो है पंजाब में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पंजाब से बहुत बड़ा है और पंजाब उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसकी हुकूमत कौन करेगा, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है नेशनल असेंबली में, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत कौन करेगा ये सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब से ये बात तयन नहीं होती। मैं पंजाब पे बात करने से पहले जो दो बातें अदील साहब ने की, मैं उन पे एक जुमला कहना चाहता हूँ। देखिए, जो अहम तैनाती की बात है, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पे कि हम इसको पब्लिक मीडिया के अंदर बात कर रहे हैं। चंद चीज़ों के ऊपर पब्लिक मीडिया में, आवाम में इस तरह की बातें, इस तरह के खदशात, इस तरह के लोगों के ऊपर जो एक एस्पिरेशंस हैं कि कौन किस तरफ होगा, कौन कैसा होगा, कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को का फेवरेट है या नहीं है, ये इस तरह के ओहदों के ऊपर रियासत में कहीं पे भी नहीं होता। अमेरिका के अंदर ये बात नहीं हो रही होती कि चेयरमैन जॉइंट चीफ जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की मर्ज़ी का लग रहा है या रिपब्लिकन पार्टी की मर्ज़ी का लग रहा है। ये बड़े सेंसिटिव मामलात हैं और इनके ऊपर जो भी डिस्कशन होनी है मुतल्लिका लोगों की, वो पसे पर्दा होनी चाहिए। जो भी हुकूमत ने फैसला करना है वो पसे पर्दा इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। हम इसके प्रोसेस के ऊपर बात कर सकते हैं कि इसके प्रोसेस के अंदर क्या बस सीनियरिटी को हम मद्देनज़र रखेंगे या कोई और बात होनी चाहिए। एक जनरल प्रोसेस के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन इन तैनातियों के ऊपर इजाजत से जी साद रसूल साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपको इजाजत देती हूँ, उसके बाद हमने ब्रेक पर भी जाना है। जी दूसरी बात ये, और मैं अदील साहब के सवाल में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, दूसरी बात ये कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, अभी हम जब बात कर रहे थे अज़हर जावेद साहब से भी, कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हमारे मुल्क के अंदर कानूनी नाब के तरामीम का क्या इम्पैक्ट होगा, पुलिस से कैसे बचा जाएगा, कैसे आप अरेस्ट नहीं होंगे, ये डिस्कशंस करने के लिए 3 इश्तिहारियों से लंदन में जाके मिले और कहे कि नहीं अच्छा आप रुक जाए, अभी 1 मिनट, हो सकता है पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले, मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे नहीं होगा। मैंने लॉ मिनिस्टर से और अटॉर्नी जनरल से बात कर ली है। लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल बता रहे हैं कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, फिर आप वापस आएँ, वरना आप भाई ये कोई मजाक चल रहा है? ये पाकिस्तान के वजीर आज़म ने पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर से, पाकिस्तान की रियासत के अटॉर्नी जनरल से मशवरा करके 3 इश्तिहारी मुल्ज़िमान को एडवाइस दे रहा है उनके घर में बैठ के। ये कोई मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ? भाई, ये नवाज शरीफ साहब की बात नहीं है, शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं है, ये अगर इमरान खान साहब भी होते तो क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ कि हमारा सबसे बड़ा ओहदेदार जो है वो हमारे मुतल्लिका रियासती इदारों से एडवाइस लेके एक इश्तिहारी को बताए। मेरा पॉइंट पूरा नहीं आया। इश्तिहारी को बताए रुबाब, सॉरी, इश्तिहारी को बताए, मैं जानता हूं आपने ब्रेक पे जाना है, एक इश्तिहारी को बताए कि आप हमारे मुल्क के कानून से कैसे बचेंगे और हम कहें कि देखिए कितनी अच्छी मुशावरत हुई। ये कोई मजाक की बात नहीं है। ठीक है अदील वड़ाई साहब, माजरत आपके सवाल का वक्त हमारे पास नहीं है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में क्राइम और ताजे बरादरी के हवाले से कराची पुलिस चीफ के बयान के बाद से सिंध की सियासत में हलचल है और MQM पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध को नाकाम वज़ीर आला करार दिया है। इस पर हम बात करेंगे कि ख्वाजा इजहार ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर जो सवालात उठाए हैं वो सवालात, वो गिले शिकवे कितने जायज़ हैं और क्या उसकी बुनियाद पर हुकूमती इत्तेहाद भी ख़तरे में पड़ सकता है। इस पर बात करने से पहले कराची पुलिस चीफ ने क्या बयान दिया था वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन मौजूद हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा, क्या आपके गिले शिकवे जायज़ हैं जिसकी बुनियाद पर आपने वज़ीर आला सिंध को नाकाम वज़ीर आला करार दे दिया? तो वज़ीर आला सिंध को इसलिए मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि वो होम मिनिस्टर भी हैं। अब मसला ये है कि हमारे पर ये इल्ज़ाम तो आ जाता है कि हम हुकूमतों का हिस्सा होते हैं, लेकिन जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात है, जब हुकूमतें इत्तेहाद बना लेती हैं तो उसके बाद हुकूमतों में आने के बाद हमारी ज़रूरियात से सरफ़े नज़र करते हैं। क्या कराची में स्ट्रीट क्राइम नहीं हो रहे? पुलिस चीफ का ये बयान ख़ास तौर पर ताजिर बिरादरी के सामने बैठकर, ये तो पूरे कराची के एक शख्स की दिल आज़ारी की है। सोशल मीडिया का दौर है, आपके चैनल फुटेज दिखा रहे हैं किस तरह से मोटरसाइकिलों पर खुलेआम बगैर मास्क के, बगैर चेहरे ढके हुए, एक एक मोबाइल के लिए 10,000 5,000 के लिए इंसानी जान गंवाई जा रही है। पुलिस चीफ को क्या ये बातें क्या पुलिस चीफ को नहीं पता? तो हमारा गमो ख्वाजा साहब आपकी बात यही था। ख्वाजा साहब आपकी बात दुरुस्त है। अब मुझे नहीं पता कि कराची के पुलिस चीफ के पास कहाँ से नंबर्स आए हैं। लोग तो कराची लैंड करते हैं तो अपने मोबाइल शोबाइल वॉलेट शॉलेट कोशिश करते हैं कहीं पे सेफ सी जगह पे रख दें। कोई भी शख्स कराची जाके ज़्यादा सेफ नहीं फील करता। लेकिन मोरिद इल्ज़ाम तो सर आप भी हैं। जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए वहाँ पे जब आप रिपोर्ट्स उठा के देखें, FIRs उठा के देखें, लोगों से बात करें, तो उसके अंदर तो एक बहुत बड़ा MQM कंट्रोल्ड एरिया और MQM की इन्वॉल्वमेंट का भी बहुत बड़ा आंसर लगता है कराची के। आप इस बात को कैसे डिनाई करेंगे कि कराची के क्राइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, स्ट्रीट क्राइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा MQM के अपने लोग हैं? बहरहाल इस बात को तो आपको कानूनी नोटिस देना चाहिए मुझे, क्योंकि क्या आपके पास कोई FIR आप जरूर दें होता है कि क्या ये दर्ज होता है कि ये जो क्रिमिनल है ये अगर कराची का है, रहने वाला है, तो क्या लाजमी है कि इसका ताल्लुक MQM से हो? क्या पंजाब में कोई पकड़ा जाता है तो उसके आगे लिखा जाता है कि PMLN का पकड़ा गया? क्या KPK में बलूचिस्तान में पकड़ा जाता है? सर आप क्या ये डिनाई कर रहे हैं कि MQM का कराची के स्ट्रीट क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है? ये प्रोपेगेंडा है। क्रिमिनल किसी जमात का नहीं होता। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है और किसी भी क्रिमिनल को छुड़ाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए की है? क्रिमिनल को पकड़ने के लिए की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि ये जो आपके पास शवाहिद और गवाहों का प्रोसीजर है इसको शॉर्ट करें। लेटेस्ट दुनिया में फोरेंसिक होता है, स्पेशल फोर्स बनाए, ATC की दफात लगाएं। पुलिस ATC की दफात नहीं लगा रही, क्या MQM ने कहने पर नहीं लगा रही है? ये जो तस्वीर मीडिया में आप दिखा रहे हैं, आपका चैनल भी दिखा रहा है, तो क्या ये तस्वीर, ये चेहरे, ये क्या हमारे घरों में आके छुप जाते हैं? आप ये बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं। एक सियासी जमात के ऊपर आपको इस तरह का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। गुजारिश ये है कि क्या MQM कंट्रोल्ड एरियाज में जहां पे आपके अभी भी पावर पॉकेट्स हैं, क्या वहां पे स्ट्रीट क्राइम के आदाद ज्यादा नहीं है दीगर कराची से? अरे भाई, मुझे पहले जरा ये बताएं कि MQM कंट्रोल्ड एरिया क्या होता है? क्या डिप्टी कमिश्नर MQM का है? क्या पुलिस चीफ MQM का है? SHO MQM का है? DSP MQM का है? MQM तो खुद लुट रही है। अगर कराची के शहरी लुट रहे हैं तो आप उसके ऊपर ये हमें खुशखबरी सुना रहे हैं कि MQM के कंट्रोल एरिया में MQM लुट भी रही है और MQM जिम्मेदार भी है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी अपनी रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है आपकी आप क्या बात कि पुलिस किसी और के पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी और के पास है। सॉरी ख्वाजा साहब ने, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि ये जो बातें हो रही हैं ये प्रोपेगेंडा है। ख्वाजा साहब, प्रोग्राम की जाने वापस आते हैं। क्राइम पे बात करें ना, स्ट्रीट क्राइम पे MQM का रोना तो पूरी दुनिया रो रही है। ख्वाजा साहब, ये जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़ाहिर है आप लोगों के कारकुनान के साथ जो हो रहा है उसकी बुनियाद पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हैं। ये बताइएगा कि क्या इस बुनियाद पर आप हुकूमती इत्तेहाद से भी अलग होने का सोच रहे हैं? देखिए, दो वजह हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक चीज के इलेक्ट्रिक के अंदर NQCT के चार्जेस लगाएं, इसको मुस्तरद करते हैं। के इलेक्ट्रिक
जालिम इदारा है और उसके 24 लाख सार्फिन हैं। कराची में 3 करोड़ लोग लेते हैं, तो 24 लाख वो हैं जो कराची में रहने वाले हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट के बिल भरते हैं। उन्हीं के ऊपर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स एक और लगाई कि आपने ये मुस्तरद किया। कि स्ट्रीट क्राइम के ऊपर हमने बात की कि स्ट्रीट क्राइम को अगर पुलिस कंट्रोल नहीं कर रही तो कोर कमांडर साहब या चीफ ऑफ द आर्मी साहब दोबारा से अपेक्स कमेटी बनाए, यहाँ पर रेंजर्स को भी डिप्लॉय करें, पुलिस को भी डिप्लॉय करें, स्पेशल कोर्ट्स बनाए। अब अगर मसला ये इंसानी जानों का है, ये हुकूमत में आने और जाने का नहीं है। हुकूमत से निकलना तो इस वक्त इतनी बड़ी वारदात अगर समझे 600-700 लोग चले गए, तो मैं तो कहता हूँ ये सवाल तो वजीर आला साहब से बनना चाहिए कि आप स्टेप डाउन कब होंगे। ये सवाल तो वजीर आजम पाकिस्तान से बनना चाहिए कि आप इससे कब देंगे। आखिर कराची से बहुत सारी जमातों ने वोट दिया ना, साबिक वजीर आजम भी कराची गए, क्या उनके मुंह से कोई स्ट्रीट क्राइम के लिए कोई जुमला निकल रहा है? वो अपने जलसे कर रहे हैं, अपने आप को वजीर आजम बनाने की बात कर रहे हैं। कराची की कोई जमात कराची को जो ओन करती है वो कोई कराची की बात कर रही है? छोड़ दें आप, मैं वोट और इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि अगर कराची के साथ कराची के इत्तेहाद से हुकूमत बनती है, चाहे वो 7 सीटों की है या 2 वोटों की है, लेकिन अगर कराची की जमात को ही नजरअंदाज कर देते हैं और उस पर आप इस तरह के इल्जाम भी लगाएं, टैक्स भी लगाएं, स्ट्रीट क्राइम भी ना रोकें, तो फिर वाकईतन हमारा हुकूमत में रहने का कोई फायदा नहीं है। हर दफा हुकूमत में जाते मुआहिदों के ऊपर है, बाहर आ जाते हैं मुआहिदों की खिलाफ वर्जी पर। तो पूरा पाकिस्तान तो ख्वाजा साहब छोड़ दें फिर, होता क्यों है? हाँ, छोड़ दें फिर आप हुकूमत। आप राब्ता कमेटी में आ जाए, फिर मशवरा दीजिएगा। एंकर को ये बात जेब नहीं देती कि आप मुझे मशवरा दें, तो मुझे अपनी सियासत क्या करनी। आपसे सिर्फ सवाल है कि अगर आपकी कोई चीज भी अगर आपकी कोई चीज भी नहीं मानी जा रही तो आप छोड़ दें हुकूमत, फिर क्या फायदा? फैसला कर लेंगे ना, फैसला आप अपने वोटर अपने लोगों से पूछ के करेंगे, आपसे पूछ के थोड़ी करेंगे। ठीक है। अच्छा ख्वाजा इज़हारुल साहब, एक सवाल का और जवाब दे दें। आप कह रहे हैं कि जाहिर है जब आप लोगों के साथ जो वादे किए जाएंगे वो पूरे नहीं किए जाएंगे और जिस तरह की कराची में सूरत हाल चल रही है, तो इसके बाद जाहिर है अगली ऑप्शन और क्या हो सकती है कि हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाना चाहिए। तो अभी भी आपसे सिंध हुकूमत की जानिब से या इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया? आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका अजाला करने की किसी जानिब से कोई कोशिश नहीं की जा रही? जी, राब्ता हो गया, मेरा चीफ मिनिस्टर साहब से राब्ता हो गया। कल हमारी मीटिंग में तवक्को है और इस पर हम वज़ीर आला सिंध के साथ और दीगर आला हुक्काम के साथ इस पर बात करेंगे। और हम चाहते हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम का जो जिन बेकाबू हो गया उसे फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, रेंजर्स, इंटेलिजेंस इदारे, वो सब इसके ऊपर हंगामी तौर पर एक हिकमत अमली बनाकर इसको काबू करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन हमारे साथ मौजूद है। अदील वड़ाई साहब, ख्वाजा साहब ने जो बातों में इशारा दिया कि ज़ाहिर है अगर उनके मामलात नहीं देखे जाएंगे तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं होगा कि हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की जाए, लेकिन एक जो उन्होंने खबर दी कि उनका राब्ता भी हो रहा है इत्तेहादी हुकूमत से। देखें, ये राब्ता हो भी जाए तो क्या होगा? स्ट्रीट क्राइम कैसे रुकेगा? कराची पुलिस की कैपेसिटी नहीं है। आबादी जितनी बढ़ गई है उससे इस चैलेंज से निमटने के लिए जो कराची की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उन चैलेंजेस से निमटने के लिए जितनी गुर्बत बढ़ रही है, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, मनशियात वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। नौजवान तबका जो है वो फिर अखराजात पूरे करने के लिए इस तरह के क्राइम्स में आ रहा है। फिर कराची के अतराफ़ के लोगों की और जो कच्ची आबादी है उनकी रजिस्ट्रेशन का मसला है। अतराफ़ से लोग आते हैं, वारदातें करके चले जाते हैं। ये कैसे ये जो यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं, कैसे इस पे अमल होगा? आज का जो स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं, सिर्फ सितंबर में 12 शहरी कत्ल हो गए हैं। 8000 शहरी इस साल असले के जोर पर लूट लिए गए। 71 शहरी जो हैं वो कत्ल कर दिए गए। तो बात यह है कि कराची पुलिस की कैपेसिटी नहीं है। सिंध हुकूमत जो है वो कमिटमेंट सिर्फ जुबानी कलामी दे सकती है। असल बात तो ये है कि इन हुकूमतों ने अपना काम नहीं किया और इस हवाले से इस मामले को सीरियस लेना चाहिए। कराची पुलिस चीफ का जो बयान है वैसे ये भी हैरान कुन है, लेकिन कराची पुलिस चीफ के बस में भी तो कुछ नहीं है। ठीक है, कराची में आधी से ज्यादा ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो सियासी जमाती थी जिनकी जिम्मेदारी थी उन्हीं का काम था इन मामलात को हल करना। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।